नमस्कार, नीट एक्सप्रेस बैच में आपका रिवीजन क्लास जो भी चल रहा है उसमें आपका नेक्स्ट अध्याय है अध्याय तीसरा, जो कि है मानव जनन। मानव जनन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मनुष्य में जनन की प्रक्रिया होती है और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से संतान का निर्माण होता है। अब इनमें आपको कुछ पहली बात मानव के बारे में बताया जाएगा कि मानव किस प्रकार से जनन करता है। तो मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। दूसरा, मानव सजीव प्रजक होता है, यानी ये विविपैरस, सजीव प्रजक का इंग्लिश होता है विविपैरस, मतलब ये बच्चे को पैदा करता है, अंडे नहीं देता, बच्चे पैदा करने वाला जीव है। ठीक है, जो अंडे पैदा करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं अंड प्रजक प्राणी, और जो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं सजीव प्रजक प्राणी। अंड प्रजक प्राणी का मतलब होता है ओविपैरस, जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षियाँ वगैरह, या इन्हें हम जरायुज प्राणी भी कहते हैं। जरायुज प्राणी का भी मतलब यही होता है कि बच्चे को पैदा करते हैं। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना। देखो, अब मानव में जनन घटना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मानव में जनन घटना के अंतर्गत आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। जैसे होता क्या है, नर हैं और स्त्री हैं, ठीक है। तो इसमें नर में बनता है नर युग्मक और मादा में बनता है मादा युग्मक। नर में नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। इन दोनों के परस्पर मिलने से बनता है युग्मनज, और युग्मनज से बनता है नया संतान। तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला युग्मक जनन। सबसे पहले युग्मक जनन होता है, यानी नर में नर युग्मक का बनना, मादा में मादा युग्मक का बनना। युग्मक जनन का मतलब ही ये होता है युग्मकों का निर्माण। तो सबसे पहला स्टेप आता है युग्मक जनन। नर में नर युग्मक शुक्राणु बनेगा, मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनेगा। उसके बाद पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्रियों में अंडाणुओं का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। अब उसके बाद स्त्री के जनन पथ में नर युग्मक का जाना, जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुँचेगा, ठीक, तो स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, जिसे हम वीर्यसेचन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसेमिनेशन कहा जाता है, तथा पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन। अब जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच गया है तो अंडाणु से शुक्राणु क्या करेगा, अंदर इसके प्रवेश करेगा, संलयन होगा, जिसे हम निषेचन कहते हैं। यानी युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। अब इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। और इसके बाद कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना होती है। युग्मनज विभाजित होंगे, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और इस प्रकार से कई सारे कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट माता के यानी स्त्री के गर्भाशय में जाकर रोपित हो जाएगा। ये उस स्त्री के गर्भाशय में जाकर चिपक जाएगा और 9 महीने तक वहाँ पर पलेगा और अपनी उसके शरीर की संरचना का निर्माण होगा। यानी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण और उसके बाद गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं, और फिर भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि यानी 9 महीने तक वह शिशु का पूरी तरीके से निर्माण होता है, और उसके बाद 9 महीने के बाद जन्म होता है, शिशु का जन्म। इतनी क्रियाएं घटित होती हैं मानव जन्म में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। शुक्राणु तथा शुक्राणु, पुरुषों में शुक्राणुओं का बनना, मादा में अंडाणुओं का बनना। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वीर्यसेचन क्या होता है। तो वीर्यसेचन का मतलब होता है स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, जाना। अब जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब संलयित होते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जाइगोट में विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन शुरू होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 कोशिका बनती है। 64 कोशिका वाले स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उस 64 स्टेज वाले ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है, ठीक, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये सब बातें आप याद कर लीजिए, इम्प्लांटेशन क्या होता है, अंतरोपण क्या होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतरोपण कहलाता है। उसके बाद 9 महीने तक का जो गर्भावधि होता है उसमें वो पूरी तरीके से तैयार होता है शिशु, और उसके बाद उसका जन्म होता है, प्रसव होता है।
ठीक, आपने पढ़ा कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात प्रारंभ होती है, यानी ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है मनुष्यों में वो यौनारंभ के बाद शुरू होती हैं, प्यूबर्टी के बाद। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, यानी वृद्ध, अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में, वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु का बनना जारी रहता है। लेकिन हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में उनकी 50 वर्ष की आयु के बाद उनके शरीर में अंडाणु का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, ये स्टेज क्या कहलाता है? ये स्टेज कहलाता है मेनोपॉज, यानी रजोनिवृत्ति, यानी उस समय रजोधर्म बंद हो जाता है, मासिक चक्र बंद हो जाता है 50 वर्ष की उम्र में। अब आता है पुरुष जनन तंत्र, यानी हम पढ़ेंगे कि पुरुष में, उसके शरीर में जनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले हम जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जनन तंत्र में हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और एक कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। तो यहाँ पे याद करना है कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, वे अंग क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग जो सिर्फ जनन में सहायक हों, जनन में सहायक हों, इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन कौन आते हैं? तो पुरुष में प्राथमिक लैंगिक अंग में सिर्फ एक संरचना आती है जिसका नाम है वृषण, यानी टेस्टिस। ठीक है, और मादा में अगर बात करें तो मादा में, स्त्री में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो होता है अंडाशय, ओवरी, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, जहाँ युग्मकों का निर्माण होगा वो अंग प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाएगा, और जो सिर्फ जनन में सहायक होते हैं उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। अब देखिए, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में। अब ये पूछा जाता है कि ये जनन तंत्र होता कहाँ है? तो जनन तंत्र कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र में, पेल्विक रीजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है एक जोड़ा वृषण। तो वृषण आपका प्राथमिक लैंगिक अंग है। उसके बाद सहायक नलिकाएं होती हैं और उसके साथ एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। ठीक, आइए और डिटेल पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। शरीर में जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर होता है, यानी जो उदर गुहा है, एब्डोमेन है, उसके बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है। देखिए, एब्डोमेन ये रीजन है, एब्डोमेन से बाहर होता है वृषण। ये देखिए, ये वृषण है, ये वृषण है, एब्डोमेन से बाहर होता है, एक कोष में स्थित होता है, एक थैली में स्थित होता है जिसे वृषण कोष या स्क्रोटम कहते हैं। ये है हमारा वृषण, जो कहाँ स्थित होता है? एक थैली में स्थित होता है जिसे कहा जाता है वृषण कोष, यानी स्क्रोटम। अब ये पूछा जाता है कि आखिर हमारा जो वृषण है वो वृषण कोष में शरीर से बाहर क्यों होता है? तो शरीर से बाहर इसलिए होता है जिससे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इसका कम रहे। यानी अगर 37 डिग्री सेल्सियस है शरीर का तापमान तो इसका तापमान 37 से कम हो, यानी 34-35 हो। ठीक, क्योंकि इतना टेम्परेचर इसको चाहिए वृषण को शुक्राणु के निर्माण के लिए। ये बात क्लियर हो गई? तो आप बता सकते हैं कि वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है? जिससे वो शरीर के तापमान से अपना तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर पाए। ठीक, और ये इतना कम तापमान क्यों जरूरी है? शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाणु के वृषण का आकार कैसा होता है? तो वृषण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वृषण सघन आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। अब हम अगर बात करें वृषण की तो वृषण में ऐसे 250 कक्ष होते हैं। इन्हें हम कहते हैं वृषणीय पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, वृषणीय पालिका। अभी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाया ना, लेकिन इस तरह से 250 कक्ष होते हैं वृषण में। 250 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृषण में कितनी वृषण पालिका होती हैं? 250 वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस नलिका या इसे शुक्रजनक नलिका भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 3 अतिकुंडलित, 1 से 3
कितनी होती हैं? 1 से 3, याद कर लीजिए। प्रत्येक वृषणीय पालिका में, यानी इस वृषणीय पालिका में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं। शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की क्या खास बात है? चलो मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को नीले रंग से बना देता हूँ। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 और फिर तीसरा। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या कार्य है? तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती है नरजर्म कोशिका, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, जिससे बनता है शुक्राणु। और दूसरा इसके अंतर्गत पाई जाती हैं सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। तो अभी देखो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है स्पर्मेटोगोनियम, जिससे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। सर्टोली कोशिका का कार्य बार बार पूछा जाता है। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? तो जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण प्रदान करता है सर्टोली कोशिका, इसीलिए इसे सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इस नलिका को छोड़ दो, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यानी खाली स्थान जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल का है, उसमें भी एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे कहा जाता है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका कहते हैं या उसे लीडिक कोशिका कहते हैं। अब पूछा जाता है लीडिक कोशिका का कार्य बताइए, खूब पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो लीडिक कोशिका का कार्य होता है नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करना। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन का स्राव करना। नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव लीडिक कोशिकाएं करती हैं। जब लीडिक कोशिकाएं नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं तो ये हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया को उत्तेजित करता है कि वो शुक्राणु का निर्माण करे। आइए, तो आपने देखा कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित कितनी होती हैं? 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनक नलिका के भीतरी भाग में कितनी प्रकार की कोशिका? 2 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी? नरजन्म कोशिका, जिसे हम शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरा सर्टोली कोशिका। नरजन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। सर्टोली कोशिका का क्या कार्य होता है? सर्टोली कोशिका जन्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली कोशिका कहते हैं, या शुक्रजनक नलिका के जो अभी मैंने बनाया था, ये मान लो शुक्रजनक नलिका है, नहीं टेस्टिकुलर लॉब्यूल वृषण पालिका है, तो इसमें शुक्रजनक नलिका हो गई। इसके बाद जो स्थान बचता है उसे कहा जाता है अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम लीडिक कोशिका कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। अंतराली कोशिका पाई जाती है जिसे हम लीडिक कोशिका भी कहते हैं। लीडिक कोशिका का कार्य बार बार पूछा जाता है, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतराली कोशिका को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे लीडिक कोशिका भी कहते हैं। लीडिक कोशिका का कार्य होता है एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करना। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में भी सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपने वृषण के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। अब वृषण के बाद क्या क्या आता है? अब देखिए, वृषण के बाद आता है रेड टेस्टिस, वृषण जालिका, फिर शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंसिया, फिर आता है एपिडिडाइमस, और फिर आता है आपका ये शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जाकर खुलता है शुक्राशय की नली में, और शुक्राशय की नली के द्वारा शुक्राणु बाहर आता है। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि वृषण की जो सहायक नलिकाएं हैं उनका सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस कहाँ से होगा? शुक्रजनक नलिका से कहाँ जाएगा? रेड टेस्टिस से शुक्रवाहिका यानी वासा इफ्रेंसिया, और फिर अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से शुक्रवाहक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीक्वेंस बताइए सहायक नलिकाओं का। तो सहायक नलिकाओं का सीक्वेंस यही होगा कि जो वृषण जालिकाएं हैं, रीड टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीड टेस्टिस में खुलता है, रीड टेस्टिस शुक्रवाहिकाएं वासा इफ्रेंसिया में खुलता है, और ये वासा इफ्रेंसिया अधिवृषण यानी एपिडाइडिमस खुलता है, और एपिडिडाइमस खुलता है शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस में। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं, वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। ठीक है,
वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं यानी वासा इफरेंसिया में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्चिम सतह पर स्थित होते हैं। यह अर्धिवृषण शुक्रवाहक की ओर यानी वास डिफरेंस की ओर बढ़ते हुए उदर की ऊपर की ओर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करती हैं और मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। ठीक, शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रियां हैं। यह विशेष प्रकार के ऊतकों को बना होता है जो शिश्न के इरेक्शन में सहायता करता है और वीरसेचन यानी इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो ऊपरी भाग होता है शिश्न का, जो एक ढीली त्वचा से भी ढका होता है, जिसे अग्रछद या फोरस्किन भी कहते हैं। पुरुष लिंग सहायक ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आता है एक जोड़ी शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, और एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक जोड़ा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ। तो इस बात को याद रखिए कि शुक्राशय जोड़े में होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जोड़े में होता है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, यानी इन ग्रंथियों से जो भी चीज़ें स्रावित होती हैं उससे बनता है सेमिनल प्लाज्मा या शुक्रिय प्रद्रव्य। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो बताएंगे इसमें फ्रक्टोज होता है, जो कि एक फ्रक्टोज एक फल शर्करा होती है, यानी ये फ्रूट में पाई जाती है। दूसरा कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स से भरपूर होता है। ठीक, इस बात को याद कर लीजिए। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से किसका स्राव होता है? तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से जिस पदार्थ का स्राव होता है वो मैथुन के दौरान शिश्न के स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायता करता है। अब आता है आपका मादा जनन भाग। ठीक है, फिगर का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कहाँ पर कौन सा पार्ट का क्या नाम है। स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत आता है एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी, उसके साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि और बाह्य जननेंद्रियां। ठीक, देख लीजिए क्या क्या है। अच्छा, जैसे नर जनन तंत्र भी सुरोड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मादा जनन तंत्र भी सुरोड़ी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब मादा जनन तंत्र के अंतर्गत क्या आती है? एक जोड़ी अंडाशय, वृषण भी एक जोड़ा ही होता है, अंडाशय भी एक जोड़ा ही होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद एक जोड़ी अंडवाहिनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये भाग, ये कहलाता है अंडवाहिनी। तो एक वहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी एक जोड़ा पाया जाता है। दूसरा सिर्फ एक गर्भाशय पाया जाता है, ये भाग जो कहलाती है वो गर्भाशय कहलाती है। ठीक है, ये संपूर्ण भाग गर्भाशय कहलाती है। उसके बाद एक होता है गर्भाशय ग्रीवा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। और गर्भाशय ग्रीवा का जो गुहा होता है, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स जो कहलाता है, सर्विक्स का जो गुहा होता है उसे ग्रीवा नाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और उसके बाद जो द्वार होता है उसे कहते हैं योनि यानी वेजाइना। अब जननतंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं, यानी जननतंत्र में स्तन ग्रंथियां भी इसमें सम्मिलित होती हैं जो एक जोड़ी पाई जाती हैं। अच्छा, यहीं पर आप समझ लो एक चीज़ और, ये तो समझ गए कि मादा जननतंत्र का कौन कौन सा भाग है। अब इस फिगर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अंडाशय को डिंब ग्रंथि भी कहते हैं, यानी इसे वोम्ब भी कहते हैं, बच्चादानी भी कहते हैं, नहीं सॉरी, इसे डिंब ग्रंथि कहते हैं, गर्भाशय को कहते हैं वोम्ब यानी बच्चादानी। दूसरा हम बात करें ओविडक्ट की, इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं और इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट पूछे जाते हैं, तो जो अंडाशय के निकट होता है उसे कहा जाता है कीपक। ठीक है, कीपक कहते हैं, या इसे फिम्बरी इनफंडिबुलम इंग्लिश में कहते हैं, इनफंडिबुलम। कीपक पर ऐसे छोटे छोटे अंगुली सदृश ऐसी संरचना निकली होती है जिसे कहा जाता है झालर। ठीक
ठीक है, झलरी लिखा है, झालर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं फिम्बरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिम्बरी। फिम्बरी कहाँ पाया जाता है? कीपक पर पाया जाता है। फिम्बरी का कार्य पूछा जाता है तो अंडाणु से जो हर महीने एक अंडाणु रिलीज होता है, अंडाशय से एक अंडाणु जो हर महीने मासिक चक्र के दौरान रिलीज होता है, उसको पकड़ने में झालर सहायक होता है, अंडाणु को पकड़कर अंदर पहुंचाता है। ठीक, कीपक के ऊपर का जो भाग होता है ये भाग, ये कहलाता है एम्पुला, जिसे तुम्बिका भी कहते हैं, और उसके बाद का जो भाग होता है ओविडक्ट का, वो संकीर्ण पथ या इस्थमस कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर युग्मक मादा युग्मक से किस स्थान पर मिलता है? तो इन्हीं दोनों के बीच में मिलता है। यहाँ पर अंडाणु पहुँचता है और जो नर युग्मक जब आता है तो वो तैरते हुए यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो पूछा जा सकता है निषेचन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? तो बताएंगे ओविडक्ट के एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर होता है। ठीक, अब उसके बाद बताया गया कि गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर होता है जिसे हम परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम कहते हैं, और जो मध्य स्तर होता है उसे गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं यानी मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो आंतरिक स्तर होता है उसे गर्भाशय अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम कहा जाता है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और तो सारी चीज़ें जान गए। अब देखो, ग्रीवानाल और योनि ये दोनों मिलकर जन्मनाल बनाते हैं। जन्मनाल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जन्मनाल किसे कहते हैं? तो जन्मनाल किसे कहते हैं? योनि और ग्रीवानाल को मिलाकर बर्थ कैनाल बोलते हैं इसे। ठीक, याद करिए, जन्मनाल किसे बोलते हैं? योनि और ग्रीवानाल यानी सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल, जन्मनाल। अब देखिए, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी निषेचन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म, शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, तो पहले भी बता चुके हैं। स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय, पुरुष में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण। स्त्री युग्मक अंडाणु और कई स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। यानी जो अंडाशय है वो क्या कार्य करता है? तो अंडाशय एक तो अंडाणु का निर्माण करता है और दूसरा अंडाशय हार्मोन को भी उत्पन्न करता है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। अंडाशय कहाँ होता है? उदर के निचले भाग में, एब्डोमेन के निचले भाग में पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गर्भाशय श्रोणि भित्ति से यानी शरीर की जो आंतरिक भित्ति है उससे, और गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ी होती है? फिगर में देख लो, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये देखो, ये है आपका अंडाशय, और अंडाशय किसके माध्यम से गर्भाशय से जुड़ा है? ये देखिए, ये जो संरचना आप देख रहे हैं किसके माध्यम से? गर्भाशय से और अंडवाहिनी से किसके माध्यम से जुड़ा है? तो ये जो संरचना हम पीले रंग से बना रहे हैं यही कहलाती है लिगामेंट, स्नायु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भाशय श्रोणि के क्षेत्र, श्रोणि भित्ति से और गर्भाशय से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तो स्नायु यानी लिगामेंट के माध्यम से जुड़ा होता है। शायद पूछा भी गया है क्वेश्चन ये। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अंडाशय के ठीक पास स्थित डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है। बता चुके हैं, जिसे इन्फेंटिबुलम या कीपक कहते हैं। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु को कौन पकड़ता है? तो झालर कोशिकाएं पकड़ती हैं, झालर पकड़ती हैं। झालर कहाँ होती है? कीपक पर। क्या होती है? अंगुली सदृश संरचना होती हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका कहाँ खुलता है? संकीर्ण पथ स्थमस में खुलता है, जो कि गर्भाशय को जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडवाहिनी का वो भाग बताइए जो गर्भाशय से जोड़ता है, तो बताएंगे स्थमस। ठीक है, अंडवाहिनी का वो भाग बताइए जो अंडाशय के बहुत ही नज़दीक है, कीपक। उसके बाद देखिए, गर्भाशय केवल एक होता है जिसे बच्चादानी या वोम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। तो यह बात याद कर लीजिए, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? उल्टी रखी नाशपाती जैसा। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। यानी जो आप बात करें अंडाशय की चाहे गर्भाशय की, दोनों ही भित्तियों से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? स्नायु यानी लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। किसके द्वारा योनि में खुलता है? पतली ग्रीवा द्वारा। कौन सी ग्रीवा? सर्विक्स, वही जो बताए थे। ग्रीवा की गुहा को कहते हैं ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल। ठीक,
और जो योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल की रचना करता है, जन्मनाल की रचना करता है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है, यानी गर्भाशय कितनी परतों से बनी होती है? 3 परतों से बनी होती है। बाहरी जो होती है उसे हम परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो पतली झिल्लीमय अस्तर होती है, झिल्लीमय अस्तर होती है। जो मध्य की जो लेयर होती है वो मोटी होती है और साथ ही साथ पेशीय होती है, चिकनी पेशी से बना होता है, चिकनी पेशी से बना होता है, जिसे गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो आंतरिक स्तर है वो ग्रंथिल होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गर्भाशय का आंतरिक स्तर कैसा होता है, तो बताओगे ग्रंथिल होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का मध्य स्तर कैसा होता है, तो मोटा होता है, चिकनी पेशी से बना होता है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक, गर्भाशय गुहा को आश्रित करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में ही चक्रीय परिवर्तन होता है। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो रक्त का स्राव होता है वो रक्त आखिर आता कहाँ से है। तो ये जो आंतरिक स्तर है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, गर्भाशय का अंतः स्तर है, वही नष्ट होता है और ब्लड के रूप में बाहर आता है। जबकि गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेजी संकुचन होता है। जो आप गर्भाशय का पेशीय स्तर की बात कर रहे हैं, पेशीय स्तर कौन है? मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जब संतान पैदा होता है तो उस समय गर्भाशय के तीव्र संकुचन के द्वारा फैलाव होता है, जिससे गर्भ बाहर आता है। ठीक, तो प्रसव के समय गर्भाशय पेशीय स्तर काफ़ी तेज संकुचन करके उसमें सहायता करता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी शरीर से बाहर जो संरचना है स्त्री के जनन तंत्र की, वो इसकी बात की जा रही है। उसमें आता है जघन सेल, जिसे मॉन्स प्यूबिश कहते हैं। ये सब आपको फिगर में देखना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनिच्छद, हाइमन, भगसेफ यानी क्लाइटोरिस, इतनी संरचना आती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि बताइए कौन सी इनमें से कौन सी संरचना स्त्री में बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो बाह्य जननेंद्रियों का नाम याद कर लीजिए, मॉन्स प्यूबिस और लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा और हाइमेन और क्लाइटोरिस। जघन सेल वसामय ऊतकों से बनी होती है। पूछा जा सकता है मॉन्स प्यूबिस किसकी बनी होती है, तो वसामय ऊतकों से बनी होती हैं, गद्दी से होती हैं, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती हैं। बृहद भगोष्ठ यानी लैबिया मेजोरा ऊतकों का मांसल वलन है और जो जघन सेल के नीचे तक फैला होता है, जो योनि द्वार को घेरे रहता है। लघु भगोष्ठ यानी लैबिया माइनोरा ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली, जिसे योनिच्छद हाइमन कहते हैं, उससे कहते हैं आंशिक रूप से ढका होता है। क्लाइटोरिस एक ऐसी छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिच्छद यानी हाइमन के बारे में बताया जा रहा है कि हाइमेन पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, लेकिन इसके और भी कारण भी हो सकते हैं। तेज धक्के लगने से या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा घुड़सवार करने पर, साइकिल चलाने पर, खेल कूद करने पर भी ये हाइमेन फट सकता है। तो यानी हाइमेन को कभी भी वर्जिनिटी का आधार नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कार्यशील स्तन ग्रंथि, यानी मादा में स्तन ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं वो भी सभी मादा स्तनधारियों का एक अभिलक्षण है। मादा स्तनधारियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। क्यों कहते हैं स्तनधारी? स्तनधारी का मतलब स्तन ग्रंथियाँ पाया जाना। तो सभी जीव जो स्तनधारी कहलाते हैं उनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथ, कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ ही मादा स्तनधारी का एक अभिलक्षण होता है। स्तन ग्रंथियाँ स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होता है। यानी स्तन ग्रंथियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ग्रंथिल ऊतक पाया जाता है और वसा में ऊतक होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों यानी मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। अब देखो, स्तन ग्रंथियाँ किससे मिलकर बनी है? ग्रंथिल ऊतक से मिलकर बनी है और वसा से मिलकर बनी है। तो जो ग्रंथिल ऊतक है वो 15 से 20 स्तन पालियाँ मेमोरी लोब्स बनाता है और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो गुच्छ होती हैं, जिसे कूपिका कहते हैं। स्तन पालियों में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कूपिका कहते हैं। और कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियाँ मेमोरी डक्ट्स बनाती हैं। तो याद कर लीजिए कितनी पालियाँ होती हैं? 15 से 20 पालियाँ होती हैं। प्रत्येक पाली की जो नलिकाएं हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? स्तन वाहिनियाँ मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। और कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट कहता है। और वो शरीर से यानी स्तन ग्रंथि से दुग्ध को बाहर लाता है। कौन लाता है? दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक स्तन ग्रंथि किससे मिलकर बना होता है? वसा से मिलकर बना होता है और साथ ही ऊतकों से, ग्रंथिल ऊतकों से। तो ग्रंथिल ऊतकों की बात की गई है, यहाँ पर दिया है कहीं पर।
हाँ दिया गया है। ये है आपका स्तनपालियाँ। तो प्रत्येक स्तनपाली कितने स्तनपाली होते हैं? 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं, और जिनमें कूपिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दूध का निर्माण करती हैं, जो नलिकाओं के माध्यम से कहाँ लाती हैं? लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से, यानी दुग्ध वाहिनी के माध्यम से दूध को बाहर निकालती हैं। बाकी फिगर का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब ही होता है युग्मकों का निर्माण। पुरुष में थोड़ा अलग और मादा में थोड़े अलग प्रकार से युग्मक का निर्माण होता है। अंतर क्या है अभी सब कुछ बता देंगे, फिलहाल हम युग्मक जनन की प्रक्रिया को समझते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय होता है, जिसमें युग्मक जनन के दौरान क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न होते हैं। वृषण में अपरिपक्व नरजन्म कोशिकाएं, आपको बताए थे शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, नरजन्म कोशिका जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सर्टोली कोशिका। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें होता है सबसे पहले विभाजन शुरू होता है। नर जन्म कोशिका शुक्राणु जन या स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो किशोरावस्था के समय शुरू होती है। यानी शुक्र जनक किस अवस्था में शुरू होती है? किशोरावस्था में। ठीक है। शुक्रजनक नलिकाएं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनकी भीतरी कोशिकाओं भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। तो यानी ये जो शुक्राणु जन कोशिका है ये संख्या में वृद्धि करती है। प्रत्येक शुक्राणु जनन द्विगुणित होती है और उसमें 46 गुणसूत्र होती हैं, और कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्रण होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। यानी ऐसी स्पर्मेटोगोनिया जिनमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है उन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। यानी इसमें शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। यहाँ पर आपका समसूत्री विभाजन होगा, और जिस स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री फर्स्ट शुरू होता है उसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान आगुणित कोशिकाओं की रचना करता है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। यानी ये कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनता है 2 आगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होता है, क्योंकि अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ है ना, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर आगुणित शुक्राणु पशु यानी स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। यानी इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाएगी। और आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, 23 ही रहेंगे। अब इसे क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स। ठीक, या शुक्राणु प्रशु कहते हैं। शुक्राणु प्रशु ही रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। यानी ये जो शुक्राणु प्रशु है इसी से रूपांतरित होकर क्या बनेगा? शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी एक चक्र में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? इंग्लिश याद करिएगा, हिंदी बहुत दिक्कत करेगा। ये देखो शुक्राणु जनन जो लिखा है ना वो गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस याद करिए। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण किससे? शुक्राणु परशु से। निर्माण नहीं कहेंगे, रूपांतरण कहेंगे। स्पर्मेटिड या शुक्राणु परशु रूपांतरित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं। अब जो शुक्राणु बने हैं इनको खाना पीना चाहिए, जीवन जीने के लिए खाना पीना चाहिए, तो ये कहाँ चले जाते हैं? शुक्रजनक नलिका में उपस्थित दूसरी कोशिका सर्टोली कोशिका में जाकर अंतः स्थापित हो जाते हैं। और शुक्राणु कोशिका में सर्टोली कोशिका में रहकर अपना पोषण प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सर्टोली कोशिका है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक, ये बात याद हो गई। उसके बाद देखिए
अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होता है उसे वीर्य सेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। ये क्या होता है, तो जब भी संभोग के समय वीर्य बाहर आता है तो उस समय शुक्राणु भी शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर, और जितनी भी नलिकाएं हैं, रेट टेस्टिस, वासा इफेरेंसिया, उसके बाद इपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, और फिर आकर बाहर आता है मूत्र स्खलन वाहिनी से होते हुए। इसे कहते हैं वीर्य सेचन, वीर्य का बाहर आना। ठीक है। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। अब देखो, शुक्रजनन प्रक्रिया को प्रेरित कौन करता है, तो पहले निकलता है हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक, यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, तो मैंने बताया हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। यानी GnRH किस पर कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, और इससे हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है, जिससे दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी LH और FSH का स्राव को प्रेरित करती हैं। कह रहे हैं LH लीडिक कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। सब कुछ ध्यान से समझना। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH जाता है अग्रपीयूष ग्रंथि के पास और इसको कहता है कि तुम LH और FSH को रिलीज करो। ये LH जो रिलीज होता है वो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है वृषण में, जो अंतराली अवकाश था, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें एक प्रकार की कोशिका, अंतराली कोशिका या लीडिक कोशिका पाई जाती है, उस लीडिक कोशिका पर कार्य करता है। उस लीडिक कोशिका को उत्तेजित करता है कि भैया तुम एंड्रोजन का स्राव करो। आपको पता है कि लीडिक कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। जब एंड्रोजन का हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है तो एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, शुक्राणुजन कोशिकाओं को, शुक्राणुजन कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि वो शुक्राणु का निर्माण करना शुरू करें, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करें। ठीक, तो ये सब सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस याद करेंगे तो याद हो जाए। LH लीडिक कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण को स्रावित करता है। इसके बदले में पुंजन छोड़िए, एंड्रोजन बताइए। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। अब तो ये तो समझ गए FSH का कार्य क्या था, LH का कार्य क्या था, लीडिक कोशिका पर कार्य करना, लीडिक कोशिका को उत्तेजित करना कि वह एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करे। एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। FSH का कार्य क्या है, तो FSH का कार्य होता है सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, कुछ घटकों के श्रावण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक, इस प्रकार से LH और FSH दोनों का कार्य आप जान चुके हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। शुक्राणु में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो शुक्राणु में आपके हेड होता है, नेक होता है, मध्य खंड यानी मिडिल पीस होता है और एक पूंछ होता है। 4 चीज़ें होती हैं, फिगर से आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपका हेड रीजन है, उसके बाद ये इतना रीजन है ग्रीवा यानी नेक, ये आपका मिडिल पीस और ये आपका पूंछ है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं कि जो शुक्राणु का अग्रभाग है जिसे एक्रोसोम अग्रपिंडक कहा जाता है, अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहा जाता है, वो क्यों विशेष है, तो शुक्राणु का अग्रपिंडक जो होता है, पहली बात तो ये बना किससे होता है, तो बनता है ये गाल्जी बॉडी से, गाल्जी बॉडी से बना होता है। और दूसरा कि एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो एक्रोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स अंडाणु के जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा इस लेयर को भेदने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, पूछा जा सकता है कि शुक्राणु में DNA कहाँ होता है, तो DNA उसके केंद्रक में यहाँ पर पाया जाता है, शीर्ष भाग में, हेड रीजन में। दूसरा, मध्य खंड में क्या पाया जाता है, तो मध्य खंड में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाए जाते हैं शुक्राणु में, तो चूंकि शुक्राणु को गति करने के लिए उसके पास एक पूंछ होता है, वो पूंछ के माध्यम से इधर उधर जा सकता है, तो गति करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, मिडिल पीस में, मध्य खंड में। हाँ, आइए देखिए,
एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया को आवृत की होती है, यानी शुक्राणु पे पूरे के पूरे बॉडी पर एक प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घिकृत इलांगेटेड आगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन एंजाइम्स से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अग्रपिंडक में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, अंडाणु को भेदने का काम करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता सुगम बनाती है। मैथुन क्रिया के समय पुरुष लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैथुन क्रिया के समय एक बार के वीर्य सेचन में कितने शुक्राणु स्खलित होते हैं, तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं और सामान्य उर्वरता आवंता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। यानी सामान्य रूप से गर्भधारण हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी शुक्राणु रिलीज किए गए उनमें से 60% शुक्राणु ऐसे हों जो सामान्य आकार के हों और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य और जनन क्षमता के लिए भी तीव्र होने चाहिए। ठीक है, अगर शुक्राणु तीव्रता नहीं है, शुक्राणु में तीव्रता नहीं है तो अंडाणु को भेद सकने में सक्षम नहीं होता। नेक्स्ट कह रहे हैं शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिविषण शुक्रवाहक शुक्राशय पुरुष ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सेमन बनाते हैं। देखो शुक्राणु आते हैं और आपने उससे पढ़ा है बल्बोयूथ्र ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय, इन तीनों का जो प्रद्रव्य है वो क्या कहलाता है, शुक्राणु प्लाज्मा कहलाता है। शुक्रीय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। तो शुक्राणु और शुक्राणु प्लाज्मा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य यानी सेमन बनाते हैं। तो पूछा जा सकता है सीमन क्या होते हैं, तो सीमन में शुक्राणु भी होता है और शुक्राणु प्लाज्मा भी होता है, जिसके बारे में आप पढ़े। और शुक्राणु प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स। ठीक है, पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य का वृषण हार्मोन एंड्रोजन्स बनाए रखता है। अब बात करें मादा युग्मक में, तो मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, पुरुष से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, पहले हम पुरुष वाला यहाँ पर देख लें। देखो चलो, ये पुरुष में शुक्राणु का निर्माण है। पहले क्या होता है, शुक्राणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी कोशिका बनाती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं, शुक्राणुजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करने लगती हैं, तो वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बनता है 2 आगुणित कोशिकाएं। इन 2 आगुणित कोशिकाओं में पुनः इन 2 आगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। इनमें जब होता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, इनमें जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनता है शुक्राणु प्रशु। ठीक है, शुक्राणु प्रशु। और शुक्राणु प्रशु रूपांतरित होकर, नहीं यहाँ पर गलत हो गया क्या, थोड़ा सा गलत नहीं हुआ, बस यहीं पर है कि शुक्राणु प्रथम, यहाँ पर शुक्राणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन करती हैं और इनमें समसूत्री विभाजन से कुछ ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन्हें कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2 आगुणित कोशिकाएं बनी जिन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इनमें द्वितीयक विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 आगुणित शुक्राणु प्रशु का निर्माण होता है और शुक्राणु प्रशु स्पर्मिएशन के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, अब मादा में अंडाणु का निर्माण जो होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है। कैसे, हम लोगों में यानी पुरुषों में शुक्राणु जनन की क्रिया कब शुरू होती है, यौवनारंभ में। कब शुरू होती है, यौवनारंभ में शुरू होती है, यानी लगभग 12, 13, 14, 15 साल के एज में। लेकिन मादा में अगर आप देखेंगे तो मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया उसके भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है, यानी जब वो अपने गर्भ, माता के गर्भ में पल रही होती है तभी उसके अंदर, यानी पैदा भी नहीं हुई है, पैदा होने से पहले ही उसके शरीर में अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन एक निश्चित पीरियड तक। उसके बाद वहाँ पर वो अंडाणु का बनना रुक जाता है। तो कहाँ तक होता है, देखो गर्भ जीवन में, यानी जब मादा अपनी माता के गर्भ में पल रही होती है तब वहाँ पर अंड जननी से समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है और प्राथमिक अंडक में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और पहला अंडक, हाँ, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है।
और उसके बाद ये कहानी वहीं पर रुक जाती है। फिर जन्म होता है, जन्म के बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में जाकर उसका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है। बाल्यावस्था में प्रत्येक मासिक चक्र में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है, जिससे बनता है प्रथम ध्रुवीय पिंड, जो कि बेकार होता है, कोई मतलब नहीं होता, और दूसरा बनता है द्वितीयक अंडक। अब द्वितीयक अंडक चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल्स से ढक जाती हैं, जो कि पुटिकाएँ बनाती हैं, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, फिर ग्राफियन पुटिका। तो प्रत्येक मासिक चक्र में 14वें दिन पर 15वें दिन पर एक ग्राफियन पुटिका फटती है, जिससे ये द्वितीयक अंडक मुक्त होता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा के अस्तर से घिरे होकर फिम्बरी के माध्यम से ओविडक्ट में पहुंचता है। अभी देखिए जो अंडाणु है ओविडक्ट में पहुंचा है, उसमें द्वितीयक अंडक ही है। जब इसके अंदर शुक्राणु जैसे ही प्रवेश करता है, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, इसका द्वितीयक अंडक तुरंत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा कर लेता है और बनता है एक अंडाणु और एक द्वितीय ध्रुवीय पिंड। अब ये जो अंडाणु है वो इस शुक्राणु के साथ फ्यूज करती है। तो देखो कितनी जटिलता है 3 जगह पर। एक तो गर्भ में ही अंडजनन शुरुआत हो जाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन की एक प्रावस्था में रुक जाती है, यानी प्राथमिक अंडक ही बन पाता है। जब यौवनारंभ शुरू होता है तो प्रत्येक मासिक चक्र में प्राथमिक अंडक पर अपना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा करता है, द्वितीयक अंडक का निर्माण करता है। लेकिन द्वितीयक अंडक अंडाशय से बाहर तो निकल आती है, लेकिन अभी उसका अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता। जब शुक्राणु इसके अंदर आता है तब जाकर इसका, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तभी जाकर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होता है, तब अंडाणु बनता है। ये इतनी जटिलताएं हैं, इसको समझ लीजिए। कहाँ तक हुआ? एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से बिल्कुल भी भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होती है। अंडजनन की शुरुआत कब होती है? भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होती है, जब मादा शिशु अपने माता के गर्भ में पल रही होती है। लेकिन पुरुषों में ये जन्म के बाद 14-15 साल में होता है, यौवनारंभ में, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी ओगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होता, ओगोनिया का निर्माण नहीं होता। जन्म के बाद जितना बनना था भ्रूणीय अवस्था में ही बन जाता है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट में रुक जाता है। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट में आकर अस्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाता है। यानी जो अर्धसूत्री विभाजन है फर्स्ट वो पूरा नहीं हो पाता। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कब पूरा होगा? प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान, अभी बताएंगे। इन्हें प्राथमिक अंडक कहते हैं, यानी प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte में अभी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं यानी ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत हो जाती है, जिन्हें प्राथमिक पुटिका कहते हैं, और परत आवृत होती हैं जिससे प्राथमिक से द्वितीयक पुटिका बनती है, द्वितीयक से तृतीयक पुटिका बनती है, तृतीयक से ग्राफियन पुटिका बनती है। ठीक, तो जन्म से यौवनारंभ तक इस प्राथमिक पुटिका में काफ़ी ह्रास हो जाता है और यौवनारंभ के समय तक केवल 60 से 80 हज़ार प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाता है और एक और आवरण अस्तर से घिरा होता है, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। द्वितीयक से भी जल्द तृतीयक पुटक बन जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को एंट्रम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके गुहा को एंट्रम कहते हैं? तो तृतीयक पुटक की गुहा को एंट्रम कहा जाता है, या इसका एक विशिष्ट लक्षण है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तृतीयक पुटक की विशिष्ट लक्षण बताइए। तो तृतीयक पुटक का विशिष्ट लक्षण है एंट्रम की उपस्थिति। ठीक, अब कह रहे हैं थीका लेयर अंतर प्रावरक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। ठीक, अब जो प्राथमिक अंडक है उसके आकार में वृद्धि होती है और इसका अर्धसूत्री विभाजन भी पूरा हो जाता है। इससे एक असमान विभाजन होता है, एक फलस्वरूप एक द्वितीयक अंडक बनती है और एक छोटी ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य की मात्रा को संचित रखती है, जिससे अपना पोषण प्राप्त कर सके। पहले कोशिका विभाजन उत्पन्न, चलो छोड़िए ये सवाल देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, तृतीयक
तृतीयक पुटक के अंतर्गत क्या है, अब द्वितीयक अंडक है। हाँ, द्वितीयक अंडक है। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व ग्राफियन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करती है जिसे पारदर्शी आवरण जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करती है जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक मासिक चक्र के 14 से 15वें दिन में ऐसा होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और ग्राफियन पुटक के अंदर जो द्वितीयक अंडक है वो रिलीज हो जाती है, फट जाती है ग्राफियन पुटिका, अपने अंदर जो द्वितीयक अंडक को रखी है उसको बाहर भेज देती है, जो ओविडक्ट के माध्यम से अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब आता है आपका मासिक चक्र, इसे हम आर्तव चक्र कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी कई पूछे जाते हैं, जैसे मादा प्राइमेटों में, बंदर, गप्पी, मनुष्य में इस चक्र को क्या कहते हैं, तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गाय भैंस में, तो गाय भैंस में इसे मद चक्र कहते हैं, मद चक्र या ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। तो जीवन में पहली बार जब यौनारंभ में जब पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है तो उसे कहते हैं रजोदर्शन या मीनार्क कहते हैं, इसे मीनार्क। स्त्रियों में आर्तव चक्र 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को चक्र आर्तव चक्र कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है, यानी 28-29 दिन का है तो उसका आधा पीरियड क्या होगा, 14-15 दिन के बीच में ये चीज़ें होती हैं, अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को ऊपर दर्शाया गया, अभी बताएंगे उसके बारे में। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है जब रक्तस्राव होने लगता है, यानी 3 से 5 दिनों तक कंटिन्यू रक्तस्राव होता है, तो वहीं से शुरुआत होती है आर्तव चक्र की। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय के अंतःस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता दूं कि हर एक मासिक चक्र दूसरे मासिक चक्र से संबंधित होता है। कैसे, प्रथम मासिक चक्र मान लो शुरू हुआ तो उसमें रक्तस्राव हुआ। रक्तस्राव क्यों होता है, जब जो ग्राफियन पुटिका से रिलीज हुई जो द्वितीयक अंडक है उसका जब निषेचन नहीं हो पाता, शुक्राणु से निषेचन नहीं होता, तब जो गर्भाशय के अंतःस्तर है वो खराब हो जाती है और वो रक्त के रूप में, और उसकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो भी नष्ट होकर रक्त के रूप में बाहर आती हैं। तो एक तरल का रूप धारण करती है जो योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगा जब जो अंडाणु मोचित हुआ है उसका शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं होता। अगर उस अंडाणु का किसी शुक्राणु से निषेचन हो जाता है तब तो गर्भधारण हो जाएगा, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। रजोधर्म की अनुपस्थिति, यानी अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप गर्भधारण कर चुके हैं, गर्भधारण का संकेत होता है, प्रेग्नेंट हो चुके हैं। यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब देखो, सब कुछ बताया गया है कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या देरी हो रही है तो उसका कारण एक और भी होता है, तनाव, यानी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हो, ठीक, ये भी हो सकता है। आर्तव प्रावस्था के बाद, यानी जो आर्तव प्रावस्था होती है 3 से 5 दिन का, जिस समय रक्त का स्राव होता है, उसके बाद पुटकीय प्रावस्था आती है, यानी फॉलिकुलर फेज आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफियन पुटक में बन जाता है। आपको बताया ना, यौनारंभ के समय प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान प्राथमिक पुटक द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर ग्राफियन पुटक में परिवर्तित होता है। इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रोलिफरेशन, प्रचुरोद्भवन होता है, गर्भाशय बहुत सुस्थिर बन जाती है, अंतःस्तर जो होती है उसकी पुनः पैदा हो जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अंडाशय और गर्भाशय की ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन के मात्रा में बदलाव द्वारा प्रेरित होती है। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन LH और FSH का स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्तन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपित करता है, यानी पुटकों द्वारा हार्मोन एस्ट्रोजन का भी स्रावण होने लगता है। LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य में अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करती हैं, यानी 14 से 15 दिन में जब LH और FSH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है शरीर में, तब उसे हम कहते हैं LH सर्ज। अब यहीं आएगा। मध्य चक्र के दौरान देखो LH का अधिकतम स्तर होता है जिसे LH सर्ज कहा जाता है, LH सर्ज भी कहते हैं। और LH सर्ज होने की वजह से ग्राफियन पुटिका फटती है,
या ग्राफीन पुटिका को फटकने के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी अंडोत्सर्ग होता है, द्वितीयक अंडक बाहर आ जाता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात, अब जब अंडोत्सर्ग हो गया, ग्राफीन पुटिका से अंडाणु निकल जाता है, तो जो ग्राफीन पुटिका है वो नष्ट होने लगती है। तो ग्राफीन पुटिका नष्ट होती है तो वो परिवर्तित हो जाती है पीत पिंड में या कार्पस ल्यूटियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंडोत्सर्ग के बाद जो पीत प्रावस्था होती है उसके दौरान ग्राफीन पुटिका जो फट चुकी है उसका शेष भाग पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। अब कार्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन का स्राव करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। अब गर्भाशय का अंतः स्तर बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी अंडाणु रिलीज हुई है। अगर उसका निषेचन हो जाता है तो अंडाशय जो निषेचित अंडा है वो गर्भाशय के अंतः स्तर पर रोपित होगी। लेकिन अगर उस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है तब देखिए क्या होता है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। यानी अगर अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो निषेचित अंडाणु का अंतरोपण गर्भाशय में होने के लिए अंतः स्तर को अच्छा बना रहना जरूरी है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। मान लो कि अगर निषेचन हो गया है तो निषेचित अंडाणु जाकर गर्भाशय से चिपक जाएगा और उसके बाद सगर्भता के बाद कोई भी आर्तव चक्र नहीं होता है, इसलिए इसे रजोधर्म नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता है, अगर मान लो कि जो अंडाणु मोचित हुआ है उसका निषेचन नहीं हुआ, तब क्या क्या परिवर्तन आएंगे, तो कार्पस ल्यूटियम में ह्रास हो जाता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट जाती है। अंतः स्तर विखंडन करता है, जो अंतः स्तर गर्भाशय के अंतः स्तर को क्या करता है, विखंडित करता है, जो ही ब्लड के रूप में बाहर आती है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है यानी माहवारी पुनः होती है। यानी जो अंतः स्तर था वो डिग्रेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है और ब्लड के रूप में बाहर आने लगता है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की उम्र में लगभग बंद हो जाता है जिसे रजोनिवृत्ति मीनोपॉज कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हार्मोन का लेवल कैसा क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, इसमें आर्तव चक्र, आर्तव प्रावस्था आती है। आर्तव प्रावस्था, तो आर्तव प्रावस्था के दौरान रक्त का स्राव होता है। ये देखिए 3 से 5 दिन के बीच रक्त का स्राव होता है। और उसके बाद आती है पुटकीय प्रावस्था। तो पुटकीय प्रावस्था जो आती है, पुटकीय प्रावस्था में प्राथमिक पुटक द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफीन पुटक में परिवर्तित हो जाता है और लगभग 14 से 15 दिन के समय में मासिक चक्र के बीचों बीच LH हार्मोन की वृद्धि होती है, FSH हार्मोन की भी वृद्धि होती है। LH, इसे LH सर्ज कहा जाता है, जो मासिक चक्र के मध्य में होती है, लगभग 14 से 15वें दिन के बीच में होती है। और LH की वृद्धि के कारण ग्राफीन पुटिका फट जाती है जिससे द्वितीयक अंडक मोचित हो जाता है। द्वितीयक अंडक मोचित हो गया और जो नष्ट हो रही अवशेष है, जो ग्राफीन पुटिका का जो अवशेष है उससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम जो मैंने आपको बताया कि अगर अंडाणु निषेचित हो गया है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन की भारी मात्रा का स्राव करता है जो अंतः स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ये भी नष्ट हो जाती है जिससे अंतः स्तर विघटित होकर ब्लड के रूप में फिर से बाहर आने लगती है, यानी एक नई चक्र शुरुआत होती है। उसके बाद देखिए निषेचन एवं अंतरोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र यानी वीर स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्यसेचन। वीर्यसेचन क्या होता है, इंसेमिनेशन, यानी शुक्राणु को शिश्न के माध्यम से स्त्री के योनि के द्वारा गर्भाशय में पहुंचाया जाए। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करता है और अंततः अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचता है, एम्पुला क्षेत्र में पहुंचता है। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं तुम्बिका क्षेत्र में, एम्पुलरी रीजन में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन बहुत सारे बुक में और एक बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर जो आपका आंसर था निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। तो आप जैसा भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे।
अगर सिर्फ एम्पुला दिया गया तो एम्पुला लगा सकते हैं, नहीं तो अगर एम्पुला स्टर्नस जंक्शन दिया है तो यही लगाइएगा। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। यही कारण है कि जिससे सभी संभव क्रियाएं निषेचन और गर्भवती स्थिति में नहीं पहुंच पाती। निषेचन के लिए जरूरी है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही समय पर पहुंचे। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी जोना पेल्लुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव लाता है। यानी जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो स्तर होते हैं, अंडाणु के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर ये देख रहे हैं जिसे कहा जाता है जोना पेल्लुसिडा, और दूसरा स्तर ये होता है जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। यानी अंडाणु का बाहरी स्तर क्या है, तो बाहरी स्तर है आपका कोरोना रेडिएटा और आंतरिक स्तर कौन है, जोना पेल्लुसिडा। तो जो शुक्राणु आता है, जैसे शुक्राणु जैसे ही आया और जोना पेल्लुसिडा के संपर्क में आया तो वो तुरंत अंडाणु की जो स्तर है जोना पेल्लुसिडा अपने आप में इतना बदलाव कर लेती है कि दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो जोना पेल्लुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए उस स्तर में बदलाव को प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु केवल एक ही शुक्राणु से निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रावण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि जो शुक्राणु है उसके अग्रभाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अंडाणु के आवरण को भेदने में सहायता करते हैं। उसके बाद देखिए यह द्वितीय कंडक के अर्धसूत्री विभाजन को भी प्रेरित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो अंडाणु होती हैं वो द्वितीय अंडक के रूप में बाहर आती हैं। अभी द्वितीय कंडक में अर्धसूत्री विभाजन दूसरा नहीं पूरा हुआ है। जैसे ही शुक्राणु उसके संपर्क में आता है द्वितीय कंडक अर्धसूत्री विभाजन अपना पूरा कर लेता है और उससे चूँकि अंडाणुओं में जो अंडकों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो असामान्य विभाजन होता है, जिससे 2 समान प्रकार की कोशिकाएं नहीं बनती, असमान प्रकार की कोशिका बनती है। जैसे आपने पहले वाले में देखा कि प्राथमिक अंडक में जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो उससे बनता है एक छोटा लघु पिंड, तो वो बेकार है, उसका कोई काम नहीं है, और एक बनता है द्वितीयक अंडक। तो अब द्वितीयक अंडक में भी जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें भी असमानता होगी। एक बनेगा छोटा द्वितीय लघु पिंड और एक बनेगा अंड कोशिका या अंडाणु। तो इस प्रकार से मादाओं में अंडजनन की प्रक्रिया में एक अंडजननी से, एक उगोनिया से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन नर में देखा जाए तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में एक शुक्राणु जन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, ये हो गया। अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है जिससे द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनते हैं और एक आगुणित अंडाणु या ऊटिड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के आगुणित केंद्र के साथ संलयन होता है जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जायगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर मनुष्य की बात करें तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होगी। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। यह कैसे होता है तो आपको मैंने बताया है XY वाला मेथड अध्याय 5 में बताया था। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। यानी देखिए अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र पर एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद वो ढुलकते हुए आगे बढ़ता है गर्भाशय की तरफ। तो ढुलकते समय ही उसमें सूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। युग्मनज में सूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस प्रकार से कोशिकाएं बनने लगती हैं। देखिए ये निषेचन प्रक्रिया हो गई। निषेचन के बाद युग्मनज बन गया। युग्मनज में विभाजन शुरू हो गया। 1 से 2 कोशिका, 2 से फिर 4 कोशिका, फिर 4 से 8 कोशिका, 8 से 16, 16 से 32। अब देखो 8, 4 से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कोशिका को कहते हैं मोरुला तूतक। और फिर 16 कोशिका होती हैं। 16 के बाद 64 होती हैं। 64 को हम कहते हैं कोरकपुटी। ठीक है। उसके बाद देखो 8, 8 से 16 और 16 के बाद आता है 32, 32 से 64 तक को कहते हैं कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट फिर 32 से 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 32 से 64, 64 कोशिकीय स्टेज में यानी ब्लास्टोसिस्ट जब पूरी तरीके से बन जाता है तब जाकर ये गर्भाशय के अंतः स्तर पर जाकर रोपित हो जाता है जिसे अंतरोपण कहते हैं। अब 9 महीने तक इनकी कोशिकाओं में विभाजन होगा और एक शिशु का जन्म होगा।
ठीक है। 16 संतति कोशिकाएं जिसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं की रचना करते हैं। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तूतक यानी मारुला कहते हैं। नोट कर लीजिए, 8 से 16 ब्लास्टोसिस्ट वाली ब्लास्टोमियर वाली कोशिकाओं को तूतक या मारुला कहते हैं। या तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और गर्भाशय की ओर बढ़ता है, या कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी 16 से 32 से 64 कोशिका की जो स्टेज होती है वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होती है जिसे पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एक कोरक पुटी में कोरक खंड यानी उसका जो ब्लास्टोमियर है वो बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित हो जाती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें हम अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। यही इनर सेल मास मिलकर फिर 3 जनन स्तर का निर्माण करती हैं। अब जो पोष कोरक है यानी उस ट्रोफोब्लास्ट की ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी परत है वो गर्भाशय के अंतःस्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेदित हो जाती है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में एम्बेडेड हो जाता है। इसे ही अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। अब इसके बाद आता है सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। तो सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में बात करें तो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो पोष कोरक है, ये पोष कोरक किससे मिलकर बना है? कोरक पुटिकाओं से मिलकर बना है। पोष कोरक यानी जो भ्रूण का बाहरी अस्तर है जिसके माध्यम से वो गर्भाशय के अंतःस्तर से जुड़ा होता है, उस पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं जिन्हें जरायु अंकुरक यानी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतकों और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो जरायु अंकुरक की बात की जा रही है, जरायु अंकुरक यानी कोरियोनिक विलाई और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरडिजिटेटेड अंतरांगुली युक्त हो जाते हैं और संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिसे हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है अपरा से लेकर। अपरा का निर्माण कौन करता है? तो जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक आपस में जुड़कर करते हैं। अपरा का कार्य क्या होता है? तो अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि ये जुड़ा होता है माता के रक्त से। किस तरह से? इसके द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा, ठीक है, जिसे हम नाभि रज्जु कहते हैं। ये पूरी संरचना आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं अपरा, ठीक है। तो अपरा भ्रूण से किस प्रकार से जुड़ा होता है? तो यह अपरा एक नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपरा भ्रूण से किस माध्यम से जुड़ा होता है? नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा एक अंतःस्रावी ऊतक का भी कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपरा एक अंतःस्रावी ऊतक का भी कार्य करता है जिससे अनेक हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मानव अपरा लैक्टोजन यानी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जिसे हम देखो इसको कहते हैं मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG कहते हैं। इसे कहते हैं मानव अपरा लैक्टोजन को कहते हैं ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL कहते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। यानी अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिससे कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? 4 हार्मोन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन अंडाशय स्रावित करता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल और केवल सगर्भता की स्थिति में उत्पादित होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लो कि कौन से हार्मोन केवल और केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होता है। तो वो है आपके HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? अंडाशय। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी भारी मात्रा में सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना इसकी वृद्धि हो जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी के होना भ्रूण की वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाओं, परिवर्तन, सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के पश्चात क्या होता है?
अंतरोपण के पश्चात भ्रूण में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको पता है कि भ्रूण के जो अंदर की कोशिकाएं, जिन्हें हम अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं, उससे बनता है, अंतर कोशिका समूह से बाह्य त्वचा एक्टोडर्म का निर्माण होता है। देखो 3 जनन स्तर बनते हैं भ्रूण में, 3 जनन स्तर बनते हैं। एक तो बाह्य एक्टोडर्म का निर्माण होता है, बाह्य त्वचा, मध्य में मेसोडर्म का निर्माण होता है और अंदर में एंडोडर्म का निर्माण होता है। लेकिन पहले जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म का होता है और एंडोडर्म का होता है, बाद में उसके मध्य में मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो भीतरी स्तर में विभाजित होता है, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में मध्य जनन स्तर मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों जनन स्तर कहलाते हैं और यही तीनों जनन स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। यानी आपने पढ़ा है कि मेसोडर्म यानी मध्य त्वचा से हृदय का निर्माण होता है, फेफड़े का निर्माण होता है। बहुत से आपने स्तरों के बारे में पढ़ा है जिनसे अलग अलग हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। यहाँ तक कि यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की स्टेम कोशिकाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर इन कोशिकाओं में ऐसा क्या होता है? भ्रूण की अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास में ऐसी कौन सी प्रकार की कोशिका होती हैं जिनके विभाजन और विभेदन से शरीर के समस्त अंगों का निर्माण हो जाता है? आपको पता है कि एक ऐसी कोशिका जिसके विभाजन और विभेदन से शरीर पूरा का पूरा शरीर बन जाता है उसे हम टोटिपोटेंट सेल कहते हैं और वही कहलाती है स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? टोटिपोटेंट सेल कहलाती हैं। टोटिपोटेंट का मतलब होता है पूर्ण शक्त कोशिका, यानी इसके विभाजन और विभेदन से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक, जिनमें क्षमता होती है कि सभी अंगों और ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होता है? ये सब फालतू बातें आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। यानी भ्रूण का हृदय कब निर्मित होता है? 1 महीने के बाद, सगर्भता के 1 महीने के बाद। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस महीने में क्या निर्मित होता है। तो 1 महीने के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। हृदय किससे बनता है? मध्यजन स्तर से बनता है, मध्यजन स्तर से बनता है, मेसोडर्म से। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत हम स्टेथोस्कोप आपको पता है ना, जो कान में हेडफोन लगाए रहते हैं डॉक्टर्स, स्टेथोस्कोप कहलाता है, आला जिसे बोलते हैं। उससे हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पैर, अंगुलियां विकसित होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण के पैर, हाथ, अंगुलियां किस समय विकसित होता है? तो सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक। 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगों तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पैर व बाह्य जननांग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना सामान्यतः देखा जाता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक यानी दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है, बरौनियाँ बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। अब आता है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यानी संतान की उत्पत्ति यानी बाहर आना और दुग्ध श्रावण। मानव में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? 9.5 माह। याद कर लीजिए, सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? 9.5 महीना, जिसे गर्भावस्था या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। प्रसव एक जटिल तंत्रिकारी संस्रावी न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसव के लिए जो संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उच्छेदन प्रतिवर्त कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? या प्रसव के लिए जो पहला संकेत है वो कहाँ से आता है? तो प्रसव के लिए पहला संकेत है वो कहलाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो आता है पूर्ण विकसित गर्भ से और अपरा से। ठीक, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाता है। यानी जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का गतिविधि आती है तो माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है, यानी गर्भाशय फैलने लगता है, सिकुड़ने लगता है, फैलने लगता है, सिकुड़ने लगता है, संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों द्वारा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। यानी लगातार ऑक्सीटोसिन के स्राव बीच बीच में लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से संकुचन और तेज होता जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भ से जनन नाल द्वारा, कहाँ से? जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी शिशु का जन्म हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है। ठीक है, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में
सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध भी उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु के आहार की पूर्ति कराने में मदद करती है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नवजात शिशु को माँ का दूध ही देना चाहिए, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और अगला जो भी अध्याय होगा जल्दी बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।